बात कर रहे हैं बाबा बागेश्वर की पद यात्रा की। पद यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, लोगों का उत्साह भी उसी तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा में जुड़ रहे हैं। जगह जगह भक्तों का फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। यात्रा के छठे दिन मऊरानीपुर के घुघसी के लिए यात्रा रवाना होगी। इस पड़ाव पर भक्त करीब 17 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा के हर पड़ाव पे नए कलाकार, नए नेता, अभिनेता साथ में जुड़ते जा रहे हैं। इसी बीच यात्रा में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए भक्त बाबा से बात और मुलाकात के लिए आतुर दिखते हैं। जिन रास्तों से होकर गुजर रही है ये यात्रा, वहां भी भक्त उनकी एक झलक पाना चाहते हैं। देखिए, बाबा भी किसी को निराश नहीं करते, सबको गले लगाते हैं, बातचीत करते हैं। इसी बीच इस पद यात्रा में राजनीतिक दुनिया के दिग्गज और फिल्मी सितारे भी लगातार शामिल हो रहे हैं और ये कारवां बाबा का लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो यात्रा लगातार जारी है। आज छठवां दिन है। 29 तारीख को यात्रा समाप्त होगी और कल शगुफ्ता यात्रा मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में दाखिल कर चुकी है। जोश और बढ़ गया जैसे ही राज्य का परिवर्तन में आज एंटर हुई है। हाँ, उत्तर प्रदेश की सीमा में अब यात्रा आ गई है और अब ओरछा पहुंच के फिर से मध्य प्रदेश पहुंचेगी। यात्रा समाप्त हो जाएगी। चलते हैं, हमारे सहयोगी रवीश पाल भी लगातार बने हुए यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं। रवीश पाल सिंह का रुख कर लेते हैं। रवीश पाल, आज यात्रा का कौन सा पड़ाव है? छठवां दिन है और कैसा उत्साह, कैसी आस्था? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सुबह होते ही यानी दिन का उजाला होते ही यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। छठवां आज दिन है। करीब 17 किलोमीटर का आज कुल सफर होना है। मऊरानीपुर से ये यात्रा शुरू हो चुकी है, पद यात्रा शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है उन्होंने चलना शुरू नहीं किया है। जो यात्री हैं इस पद यात्रा के अलग अलग, वो अपने सुविधानुसार जो है वो चलना शुरू कर देते हैं पहले, जिन्हें पहले पहुंच के आराम करना होता है, भोजन करना होता है। तो यात्रा तो देखिए शुरू हो गई है, छठवें दिन भी। और झांसी जिले में ही आज यात्रा रहेगी। मऊरानीपुर में क्योंकि रात्रि विश्राम था, तो इस रात्रि विश्राम के बाद आज ये यात्रा 17 किलोमीटर का सफर तय कर झांसी जिले के ही घुघसी, ये देखिए, चलने में भले ही असमर्थ हो लेकिन ये भी यात्रा में शामिल है। ये तस्वीर देखिए, हम छठवें दिन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये कब से चल रहे हैं इस पूरी यात्रा में। तो आप कब से चल रहे हैं ऐसे? जिस दिन से कार्यक्रम चालू हुआ है। अच्छा, बागेश्वर धाम? हाँ। अच्छा, ये कौन है? मेरा बच्चा है। अच्छा, तो आप ऐसे क्यों उनको साथ में लेके चल रहे हैं? ऐसे ही चल रहे हैं, मतलब अपने को चलना है तो कुछ लाभ उठाना है, तो ऐसे चलना है। क्या लाभ उठाना है? मेहनत करना है, दुनिया को दिखाना है, जगाना है। अच्छा। हाँ। किस चीज के लिए जगाना चाह रहे हैं? शाकाहारी होने में, हर चीज में। अच्छा। कि अपन मन नाशा छोड़े, ये गंदगी चीज छोड़े। अपन हिंदू क्या है, क्या कहता है, ये सब देखने करने सोचे लोग। थकान वगैरह नहीं होती है? हाँ? थकान वगैरह नहीं होती है लगातार धकेलते हुए चलते हैं तो? नहीं, ऑटो है। अच्छा। फिर उसमें बैठा लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप ये देख सकते हैं, आज ये इस तरीके की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही है इस पूरी यात्रा। देखिए कि भले ही बच्चा चलने में असमर्थ हो लेकिन साथ में व्हील चेयर पर उन्हें लेके चल रहे हैं। आज आपको बताया कि घुघसी गांव में सफर तय होना है, जाके रात्रि विश्राम आज वहीं होना है, जो घुघसी गांव है झांसी जिले में ही। और आज यात्रा थोड़े छोटे अंतर पे चलेगी। आज करीब 17 किलोमीटर का सफर है जो तय करेगी यात्रा। और इसीलिए आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि देर से ही आज जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो निकलेंगे। कल एक बड़ा कार्यक्रम था, कल फिल्म स्टार संजय दत्त जो है वो भी शामिल हुए थे इस यात्रा में। मशहूर रेस्टर खली वो भी यात्रा में शामिल हुए थे, हालांकि वो चले नहीं थे। वो जो दोपहर का विश्राम था वहीं पे वो रुक करके उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की थी। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे, विधायक संजय पाठक पहुंचे थे विजय राघवगढ़ सीट से कटनी जिले की। तो ऐसे अब चेहरे जो है, राजनीतिक चेहरे जो है वो भी इस यात्रा के साथ लगातार जुड़ी रहे हैं। फिल्म स्टार्स भी इस यात्रा के साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आने वाले जो 2-3 दिन और शेष है इस यात्रा के, बताया जा रहा है कि और भी कई बड़े नाम इस दौरान इस पद यात्रा में शामिल होकर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस संकल्प को अपना समर्थन देने वाले हैं। चलिए लौटते हैं रवीश आपके पास और भी सवालों के साथ, लेकिन उससे पहले अब आपको पद यात्रा की दिलचस्प तस्वीर दिखा देते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एक यात्रा में शामिल होने के लिए संजय दत्त भी पहुंचे। जैसा कि रवीश ने बताया, संजय दत्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात करने के लिए मऊरानीपुर पहुंचे। दोनों ने साथ में चाय की चुस्की ली और इस पद यात्रा में थोड़े आराम विश्राम के लिए सभी श्रद्धालु बीच सड़क पर बैठे, साथ में चाय पी। इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तारीफ करते हुए संजय दत्त ने कहा
कि वो अपने दिल से काम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनकी मुहिम से जुड़े हैं। बात तो ये भी हुई कि अगर बाबा बागेश्वर पर फिल्म बनती है तो उनका रोल कौन निभाएगा। इसके जवाब में संजय दत्त ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुना देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर तक पहुंच गई है और आपको बताएं कि अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त इस यात्रा में आज शामिल हुए हैं। संजय दत्त आप देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ के बीच में सड़क पर बैठ करके इस यात्रा को न केवल समर्थन दे रहे हैं बल्कि जो संकल्प लिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, उसको कितना आप लग रहा है कि इस यात्रा के जरिए उसे एक जागरूकता मिलने वाली है? बहुत बहुत जागरूकता मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं और इनके साथ मैं हमेशा जुड़ के रहूंगा। आप पे काफी आशीर्वाद भी रहा है, हमने देखा पहले भी आपकी काफी मुलाकातें हुई। जब आप यहाँ पे आए तो आपको क्या लग रहा है ये इस भीड़ को देख करके सर कि मध्य प्रदेश की धरा पे, उत्तर प्रदेश की धरा पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ साथ में चल रही है इनके संकल्प के साथ जुड़ करके? देखिए भैया, अगर ये कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे इसीलिए इतनी जनता जुड़ी है, इसीलिए हम सब इनके साथ जुड़े हैं। तो मतलब ये काम अपने दिल से करते हैं, यहाँ से नहीं करते, ये मैंने देखा है। ये गरीबों से मिलते हैं, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने बहुत कम देखा है ऐसे। और इनका मैसेज हम पहुंचाएंगे, साथ में पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म अभिनेता, आप इतने बड़े अभिनेता हैं, क्या आपको लगता है कि महाराज जी के ऊपर भी कोई फिल्म बननी चाहिए? महाराज जी खुद सुपरस्टार है, उनके ऊपर क्या फिल्म बनेगी? अगर बनेगी तो आप करेंगे वो रोल? मैं तो अभी थोड़ा सा मेरी उम्र हो गई है, लेकिन महाराज जी ही करेंगे, ये तो हैंडसम बहुत हैं। अगर महाराज जी फिल्मों में आते हैं तो आपको क्या लगता है बाकी सबका डब्बा गोल हो जाएगा क्या? यंगस्टर लोग का तो गोल ही होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे, महाराज जी आज संजय दत्त आए, आपकी इस यात्रा को समर्थन दिया और इतने लाखों लोगों की भीड़ में बीच सड़क पे बैठ करके एक आम आदमी की तरह कैसे देख रहे हैं? ये इनके आपके पूजनीय पिताजी, उन्होंने भी एक यात्रा की थी अमृतसर तक मुंबई से, उन लोगों से जुड़े थे जो देश के बिछड़े और पिछड़े थे। उस यात्रा का नाम शांति यात्रा था। लेकिन इनके अंदर एक नई खूबी अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे बैठे बैठे, जिसके लिए हम सड़क पर उतरे हैं, जिसके लिए सब छोड़ छाड़ कर हम उतरे हैं। लाखों लोगों की भंडारे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सिर्फ एक ही उद्देश्य, भेदभाव मिटे। और इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि इनसे किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप एक सुपरस्टार हैं, अभिनेता हैं, क्या कहना चाहें? बोले हम सुपरस्टार अगर बने हैं तो वो किसी के कारण बने हैं, तो वो बगल में बैठे। इनकी नजर में वो आम आदमी भी सुपरस्टार। ऐसे व्यक्तित्व का होना इस देश में नामुमकिन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये हमारे तो परिवार के सदस्य हैं, बागेश्वर बालाजी के हम सब सिपाही हैं और सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनका बहुत अटूट भाव रहता है, संजू बाबा का। और चलिए रवीश के पास ही चलते हैं। रवीश, मेरा सवाल इसी इंटरेस्टिंग बातचीत से जुड़ा हुआ जो आपने संजय दत्त के साथ की, इतना जन समर्थन, इतना सपोर्ट जो बाबा की इस यात्रा को मिल रहा है, जो और जो बात की आपने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ, क्या समझ में आता है? मान लिया जाए कि ये कारवां जो बढ़ता जा रहा है, ये जो भी मुहिम चल रही है, ये सक्सेसफुल हो गई है। देखिए अभी ये कहना तो मुझे लगता थोड़ा जल्दबाजी होगी कि मुहिम जो है ये सफल हुई है नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसा बार बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा ये भी हम लगातार उनसे पूछते ही हैं कि आखिरकार आप 100 किलोमीटर चल लिए हैं, अब तक इतनी जगहों से आप होते हुए निकले, क्या लगता है आपको इतनी जनता आपके साथ चल भी रही है, सड़क के दोनों तरफ खड़े होकर के जनता आपका इंतजार भी करती है, वो खुद बोल रही है जनता भी जो आप संकल्प लेकर चल रहे हैं कि वो आपके साथ है, लेकिन क्या ये माना जाए कि इस यात्रा से आपका संकल्प पूरा हो गया या आप जिस लक्ष्य के साथ निकले थे वो लक्ष्य आपको हासिल हो जाएगा इस यात्रा के पूरा होने तक? तो वो खुद ये कहते हैं, इस बात को मानते हैं कि देखिए ये पहली यात्रा है, आज से पहले हिंदू धर्म को लेकर के यात्रा नहीं निकाली गई, हिंदू एकता को लेकर कोई यात्रा नहीं निकाली गई, ये पहली बार यात्रा निकाली है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सिर्फ इस 160 किलोमीटर लंबी यात्रा से जो 9 दिनों में पूरी हो जाएगी, ये जो हिंदू एकता का संकल्प लेकर निकले हैं वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बात खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह चुके हैं। उनका कहना है कि अभी ये पहली ऐसी यात्रा है, इस यात्रा से जो जन समर्थन उन्हें मिला है
उनका कहना है कि उसके बाद उन्हें अब इस बात का एहसास हो गया है कि इस तरीके की और भी यात्राएं निकालनी चाहिए, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में जाके इस तरीके की यात्रा निकालनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि भले ये यात्रा ओरछा में 29 नवंबर को समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगले साल यानी साल 2025 में एक बार फिर से वो हिंदू एकता पदयात्रा लेकर के निकलेंगे। 9 या 10 दिनों की हो सकता है, वो 5 दिनों की भी हो, लेकिन उनका कहना है कि इस तरीके की यात्राएं अब वो अनवरत करते रहेंगे जब तक उनका जो संकल्प है जात पात को मिटाने का, हिंदू एकता करने का, वो पूरा नहीं हो जाता है। बिल्कुल रविशपाल, ये संकल्प जो है वो पूरा करने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं और जो आस्था, जो सैलाब हम देख पा रहे हैं वो इसी और संकेत भी करता है। रविशपाल, एक बार फिर आपका रुख करेंगे, फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ में। और एकता यात्रा पर भक्तों ने बुलडोजर से फूल बरसाए हैं। इस यात्रा में देश के बड़े साधु संत और नामी गिरामी हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। यात्रा का मकसद समाज में फैले जात पात और भेदभाव को खत्म करना है। यही वजह है कि इस हिंदू एकता पद यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, यूपी वालों जय सिया राम। हाथों में हनुमान जी का ध्वज लेकर चलती हजारों की ये भीड़ हिंदू एकता पदयात्रा का हिस्सा है, जिसकी अगुवाई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। अपने 160 किलोमीटर के सफर में ये यात्रा जिस भी रास्ते से गुजर रही है, लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिल रहा है। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी में इस यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है, जिसकी गवाही यूपी के झांसी से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस हिंदू एकता पदयात्रा में न सिर्फ देश के बड़े साधु संत शामिल हो रहे हैं, बल्कि अभिनेता संजय दत्त जैसी जानी मानी हस्तियां भी जुड़ रही हैं। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग इस यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं, जो भजनों पर झूमते गाते धीरेन्द्र शास्त्री से कदम मिलाकर चल रहे हैं। गुड न्यूज टुडे लगातार इस यात्रा के साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है। थकान हो रही है कि नहीं? थकान तो बालाजी जब शक्ति दिए तो थकान किस बात का है, थकान नहीं होता। आप लोग कहाँ से जुड़े इस यात्रा में? मैं दिल्ली से आई हूँ सर, दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से। यात्रा में कब से है आप लोग? मैं बागेश्वर धाम से। तो कोई थकान, कोई ठंड वगैरह कुछ नहीं लगी? नहीं, मेरे बालाजी ने इतनी मेरे लिए शक्ति दे दी। ये कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, इसीलिए इतनी जनता जुड़ी है, इसीलिए हम सब इनके साथ जुड़े हैं। तो मतलब ये काम अपने दिल से करते हैं, यहाँ से नहीं करते, ये मैंने देखा है। ये गरीबों से मिलते हैं, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने बहुत कम देखा है इसे। और इनका मैसेज हम पहुंचाएंगे, साथ में पहुंचाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वो समाज में फैले जात पात, ऊंच नीच और छुआछूत जैसी बुराई के खिलाफ ये पदयात्रा कर रहे हैं, ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके। अपनी यात्रा के दौरान वो अपने इसी मकसद को लेकर लोगों से बात भी कर रहे हैं। भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से यह आध्यात्मिक यात्रा अपना कार्य कर रही जन जागृति की यात्रा है। क्या बड़ा क्या छोटा, क्या नेता क्या अभिनेता, सब इस देश व्यापी यात्रा से, जो राष्ट्र को बचाने की यात्रा है, उससे जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कैसा प्यार मिल रहा है आपकी यात्रा? बहुत अटूट एकता के साथ देश एक नई क्रांति में वो जुड़ रहा है। एक देश एकात्म की, अध्यात्म की इस यात्रा में बागेश्वर बालाजी से राम राजा ओरछा के मिलन की यात्रा में अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहा है। निश्चित रूप से देश एक नया इतिहास रचेगा। 21 नवंबर को ये हिंदू एकता पदयात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई थी, जो 9 दिनों में 160 किलोमीटर का सफर तय कर 29 नवंबर को मध्य प्रदेश के ओरछा धाम पहुंचेगी, जहां राम राजा मंदिर पर इस यात्रा का समापन होगा। यूपी के झांसी से रविशपाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।
तो यात्रा लगातार जारी है। सहयोगी रवीश पाल भी यात्रा के साथ लगातार चल ही रहे हैं। संकल्प सिर्फ जात पात को खत्म करना है और एक एकता, हिंदू एकता यात्रा जिस तरह से यात्रा का नाम दिया गया और उसी संकल्प को सिद्ध करना बाबा का उद्देश्य है। रवीश पाल, आज कितने किलोमीटर यात्रा चलेगी? और चूंकि जैसा कि आपने बताया कि अब उत्तर प्रदेश में यात्रा प्रवेश कर चुकी है, वहां के कैसे बंदोबस्त हैं? क्या जो व्यवस्थाएं वहां पर की जानी चाहिए थी वो सब पूरी की गई हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि ये यात्रा आज 6वें दिन 17 किलोमीटर का सफर तय करेगी। ठीक पीछे महुरानीपुर है जहां से यात्रा शुरू हो चुकी है और आज ये घुघसी गांव है, झांसी जिले में ही घुघसी, वहां तक ये यात्रा जाएगी। 17 किलोमीटर का कुल सफर आज होने वाला है। जहां तक बात हम करें व्यवस्थाओं की, तो देखिए जगह जगह पे जो बाबा के भक्त हैं उन्होंने भंडारे रखे हैं। जगह जगह के जो पदयात्री निकल रहे हैं उनके लिए खाने पीने की चीजें रखी है, फल रखे हैं, पानी रखा है, चाय है, जूस है, ये तमाम चीजें पूरे रास्ते भर है। जिसको जहां सहूलियत होती है, जिसको जहां जरूरत होती है वहां उसकी जरूरत के सामान का इस्तेमाल कर लेता है। मसलन अगर कुछ खाने को उसे चाहिए तो वो तमाम चीजें उससे मिलती ही रहती है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं बाबा के भक्तों की तरफ से पूरे सफर के दौरान यात्रा भी की गई है। बागेश्वर धाम से लेकर यहाँ तक तो उत्तर प्रदेश तक भी यही व्यवस्था देखने को मिल रही है। कई जगहों पर प्याऊ बनाए गए हैं। भले ही ठंड शुरू हो चुकी है लेकिन दोपहर में चलते चलते जो गर्मी महसूस होती है, प्यास कईयों को लगती है, तो ऐसे में उनके लिए प्याऊ की भी व्यवस्था की गई है। जहां तक बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की, तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ जवान जो हैं वो बागेश्वर धाम से ही इस यात्रा की सुरक्षा के लिए भेजे हुए हैं। करीब 60 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम है जो मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा धाम तक बाबा की सुरक्षा में तैनात है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के करीब 1000 जवान, जब से यह यात्रा यूपी में प्रवेश हुई है, करीब 1000 जवानों को ड्यूटी पर लगाया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के, जो अलग अलग जो पड़ाव स्थल है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। कई पुलिसकर्मी यात्रा के साथ जो बाहरी घेरा है उसे बना करके चल रहे हैं, जिसमें पुलिस के कई आला अधिकारी भी हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था से देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस के इंतजाम भी है। मध्य प्रदेश पुलिस भी बाबा की सुरक्षा के लिए अपने जवानों को साथ भेजती ही है। उनके अपने पीएसओ मध्य प्रदेश पुलिस के हैं ही जो उनके साथ में ही है लगातार। तो ऐसे में व्यवस्था जो है अब तक ठीक दिख रही है। लोगों के हिसाब से भी देखा जाए, भक्तों के हिसाब से भी देखा जाए तो उनके खाने पीने के अच्छे बंदोबस्त हैं, ठहरने के अच्छे बंदोबस्त हैं। ऐसे में वो भी संतुष्ट है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। प्रशासनिक व्यवस्था हो या तमाम दूसरी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हो, तो ऐसे में अब तक तो निर्विघ्न रूप से ये व्यवस्था चल रही है। आज 6ठा दिन है। देखना यह है कि 6ठे दिन जब ये यात्रा समापन होगी घुघसी गांव में जो झांसी जिले में आता है, तो फिर इस यात्रा में निर्विघ्न रूप से समापन होने का ये जो पिछले 5 दिनों से अनवरत क्रम चल रहा है वही जारी रहता है, या फिर यात्रा जब आज पहुंचती है वहां पर तो उससे पहले कोई और बड़े चेहरे इस यात्रा के साथ जुड़ते हैं। इन तमाम चीजों पे गुड न्यूज टुडे की आज नजर रहने वाली है। चलिए नजर रखिएगा क्योंकि लौटेंगे आपके पास और बीच बीच में आपसे पूछते रहेंगे कि यात्रा कहां तक आगे बढ़ चली है। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी हम सबके साथ साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उसके पहले आपको बीजेपी के नेता दलीप सिंह राणा, जिन्हें आप द ग्रेट खली के नाम से भी जानते हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भी इस यात्रा में शामिल हुए थे, जरा वो भी सुनते हैं। जुनून और एक जो भी देश के लिए मर मिटना, यही हमारा सच्चा धर्म है, यही हमारा सच्चा कर्म है। सो बोलिए बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत माता की। उनकी आंखों में चमक देख रहा हूँ। ये सब लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई तो आगे आया संत जो सके, महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग देश के लिए काम करते हैं। और हमारा एक दुर्भाग्य है जो हमारा देश जात पात पे अपनी एनर्जी खराब करता रहता है। तो दोस्तों आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोग इतने संख्या पे यहाँ पर आए हैं। अगर हम दूसरे कंट्री पे देखिए, दूसरे देश पे देखिए, वो लोग अपने कंट्री के लिए काम करते हैं। आईपीएल के मेगा ऑक्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। सऊदी अरब में 2 दिन चला ऑक्शन पूरा हो गया। ऑक्शन में 182 खिलाड़ी बिके, इसमें 62 विदेशी खिलाड़ी हैं। 10 फ्रेंचाइजीज ने
639 करोड़, लगभग 639 करोड़ खर्च कर दिए इस साल ऋषभ पंत इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। तो वहीं 13 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 में शतक लगाने वाले बिहार के लेफ्ट हैंड बैटर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा है। 13 साल के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल के मेगा ऑक्शन में हिस्सा लेने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वैभव, उम्र सिर्फ 13 साल। उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए में खरीदा, जिसके बाद उनके परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है शुभम? मेरा तो आईपीएल की बात की जाए तो मुझे तो आज कल मैंने स्टोरी पढ़ी इनके बारे में, सूर्यवंशी के बारे में। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि इतनी कम उम्र में 13 साल की उम्र में 1 करोड़ 30 लाख रुपए, और परिवार में देखिए खुशी की लहर है। उनके माता पिता केक काट रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं पूरे मोहल्ले में। एक्सपेक्टेशंस देखा कितनी ज्यादा है इनसे। वही कहते हैं ना कि कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, उम्र की कोई वो नहीं होती। सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर में इस परिवार के लिए ये खुशी गर्व का एहसास करा रही है, और उनको ये खुशी दी है उनके 13 साल के बच्चे ने, उसकी मेहनत और संघर्ष ने। दरअसल इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल में सिलेक्शन हुआ, जिसके बाद एक दूसरे का मुंह मीठा कर वैभव के परिवार वालों ने खुशियां मनाई। दरअसल यूएई में आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ, जहां वैभव पर 1 करोड़ 30 लाख की बोली लगी थी, जिसके दूसरे दिन 30 लाख के बेस प्राइस वाले इस बल्लेबाज को खरीदने के लिए राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होड़ मची थी। आखिरी बोली राजस्थान ने लगाई और 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदकर इस नन्हे खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की। छोटी सी उम्र में बड़ा धमाल, जश्न तो बनता है। समस्तीपुर के ताजपुर में वैभव के माता पिता, भाइयों दोस्तों के लिए ये खुशी के पल मानो दीपावली की खुशियां बन गए, जिसे उन्होंने फोन पर खास तौर से वैभव के साथ बांटा भी। कल दीपावली मना रहे हैं ताजपुर में। ये आपको कुछ पते नहीं चल रहा था, लड़का सब बताया। कोई बात नहीं, पता बाद में होता है, आप मेहनत करते रहिए बस। बिहार की युवा सनसनी और बाएं हाथ के बल्लेबाज पहली बार तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने बिहार के लिए सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। वैभव अपनी तूफानी बैटिंग के लिए मशहूर हैं। घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले से वो लगातार दम दिखा रहे थे। यही वजह थी कि उन्हें भारतीय यूथ टीम में चुना गया। वैभव ने पिछले ही महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंडर 19 यूथ टेस्ट मैच में धमाल मचा दिया। ओपनर सूर्यवंशी ने सिर्फ 58 गेंद में शतक ठोककर रिकॉर्ड बनाया। सूर्यवंशी यूथ टेस्ट में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं। और अब जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हुए वैभव सूर्यवंशी आईपीएल राजस्थान का हिस्सा बने हैं, तो वैभव का परिवार खिलखिला रहा है। और खिलखिलाए भी क्यों नहीं, छोटी सी उम्र में उनके बच्चे ने ये बड़ा कमाल जो कर दिखाया है। बिहार के समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हवा की गुणवत्ता की बात कर लेते हैं। दिल्ली वालों के लिए अभी राहत के दिन नहीं आए हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब होती नजर आ रही है, या कहें कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में फिलहाल कोई खास सुधार नहीं हुआ है। कई इलाकों में अभी भी AQI अत्यंत गंभीर स्थिति में बना हुआ है। सोमवार को जहां दिल्ली वालों को थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दोपहर तक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब से बहुत खराब श्रेणी में वापस आ गया है। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे का औसत AQI 395 रहा, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में रहा। वहीं सोमवार को AQI 279 दर्ज किया गया था, जो खराब श्रेणी में था। कई इलाकों में आज AQI 400 पार है। ऐसे में सावधानी ही सही समाधान है। जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है, काफ़ी फॉग है, और ये स्मॉग है, एक्चुअली फॉग नहीं बोलेंगे। दिक्कत तो है, लेकिन क्या करें, इसी में एक्सरसाइज तो करना ही है, क्योंकि कितना भी पोल्यूशन रहे, एक्सरसाइज से ही आप ठीक रह सकते हैं। घर में कितना देर रहेंगे, अल्टीमेटली आपको बाहर निकलना ही है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें थोड़ा सा बहुत ही देना चाहिए, सभी को देना चाहिए। जो कंसर्न लोग हैं, नॉट ओनली सरकार, बट जो भी कंसर्न लोग हैं इसमें, उनको ध्यान देना चाहिए।
पॉल्यूशन बहुत बढ़ चुका है। सबसे ज़्यादा परेशानी इसके लिए बच्चों को है, उनके हेल्थ के इशू को लेकर है, उनके पढ़ाई को लेकर है। तो देखिए, राजधानी में धुंध की परत छाई हुई है। वायु गुणवत्ता लगातार खराब स्तर पर बनी हुई है। AQI का मीटर 400 के ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 7 बजे दिल्ली का औसत AQI 395 दर्ज किया गया। पिछले एक हफ्ते के AQI पर अगर नजर डाली जाए तो आपको दिखाते हैं क्या हालात रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक 21 नवंबर को AQI 379 दर्ज किया गया था। 22 नवंबर को AQI 271 था, जो थोड़ा राहत भरा दिन रहा। लेकिन 23 नवंबर को एक बार फिर से AQI 300 के आंकड़े को पार कर गया और दिल्ली का औसत AQI 318 दर्ज किया गया। फिर 24 नवंबर को दिल्ली वालों को एक बार फिर से राहत मिली। AQI 279 के पार पहुंच गया। स्थिति में सुधार तो आया है, लेकिन अगले ही दिन दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई। 25 नवंबर को दिल्ली की हवा के हालात फिर बिगड़ गए और हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गया। 25 नवंबर का औसत AQI 395 दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की आबो हवा में हो रहे सुधार पर सोमवार को ब्रेक लग गया। दिल्ली वालों की सांसों पर टल रहा संकट एक बार फिर गहरा गया। सोमवार को वायु की गुणवत्ता फिर से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का AQI सोमवार शाम 4 बजे 349 रिकॉर्ड किया गया, जो कि शाम 5 बजे बढ़कर 359 हो गया। AQI बढ़ने का मतलब है हवा की सेहत में खराबी। 318 AQI के साथ एक दिन पहले रविवार ने जो सुहाने दिनों के सपने दिखाए थे, वो सोमवार को हवा हो गए। साफ है कि राजधानी अभी प्रदूषित हवा में सांस लेने को मजबूर है, यानी अभी ग्रैप 4 लागू रहेगा और ये तब तक लागू रहेगा जब तक दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं हो जाती। इस साल नवंबर के महीने में अब तक किसी भी दिन दिल्ली का AQI 300 से नीचे नहीं गया है, जिसका मतलब है दिल्ली में इस महीने हवा की गुणवत्ता या तो बहुत खराब, गंभीर या गंभीर प्लस मतलब खतरनाक श्रेणी में रही है। सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने साफ कहा कि प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रैप 4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। लापरवाह अधिकारियों के रवैये को लेकर कोर्ट ने फिर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने यह कहा है कि जिन अधिकारियों ने ग्रैप सिस्टम लागू करने में और ग्रैप सिस्टम के जो प्रावधान हैं उन्हें लागू करने में, यानी दिल्ली के जिन सभी नाकों की निगरानी और वहां से वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने की बात कही थी, पाबंदी की बात कही थी, निगरानी की बात कही थी, उसमें लापरवाही बरतने पर वैसे अधिकारियों के खिलाफ ACQM को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वो ऐसे अधिकारियों की जांच करे और उनके रवैये को देखते हुए उनके खिलाफ मुकदमा और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उनको नोटिस दिया जाए। शो कॉज नोटिस के बाद कारण बताओ कि आखिर क्यों आपने दिल्ली के सभी नाकों पर अधिकारियों के तैनाती नहीं की, ट्रैफिक पुलिस को उचित निर्देश नहीं दिए, क्योंकि ये सब तब हुआ जब कोर्ट कमिश्नर्स ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी और ये कहा कि दिल्ली के सभी नाकों पर ऐसी पाबंदियां, निगरानी नहीं है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को वहां पर चेकिंग का उचित इंतजाम नहीं है। इस मामले में अब 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तब तक वायु गुणवत्ता में भले ही सुधार हो जाए, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के अनुसार ग्रैप 4 के तहत प्रावधान लागू रहेंगे। साफ है कि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त है। चलिए आपको बताते हैं कि ग्रैप 4 में क्या है प्रतिबंध। औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों पर रोक है। ट्रकों और दूसरे भारी वाहनों के राजधानी क्षेत्र में प्रवेश पर रोक लगी हुई है। कचरे को जलाने पर भी रोक है। वहीं वाहनों की संख्या को सीमित करने पर जोर दिया जा रहा है और पॉलिथीन, प्रदूषणकारी पदार्थों पर भी रोक लगी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक दिल्ली में आज स्कूल बंद हैं। क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। अब आगे स्कूल ऑनलाइन ही चलेंगे या ऑफलाइन, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से जवाब मांगा है, जिसके बाद आयोग ने स्कूल के संबंध में एक नया आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली NCR में स्कूल अब हाइब्रिड मोड में चलाए जाएंगे।
इसका मतलब है कि जरूरत के अनुसार क्लासेस दोनों ही तरीके से यानी फिजिकल और ऑनलाइन मोड में चल सकेंगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको उज्जैन से आई खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। उज्जैन में कार्तिक अगहन मास में भी भगवान महाकाल की सवारी निकाली जाती है। सोमवार को इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए महाकाल की चौथी व अंतिम सवारी निकाली गई। राजसी वैभव के साथ रजत पालकी में सवार होकर उज्जैन के राजा भगवान महाकाल अपनी प्रजा का हाल चाल जानने नगर के भ्रमण पर निकले तो नगर की प्रजा ने भी अपने आराध्य के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरे सवारी मार्ग पर रोड के दोनों तरफ से श्रद्धालुओं ने फूलों की बारिश करते हुए भगवान महाकाल का स्वागत किया। ये सवारी नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शिप्रा तट पर पहुंची, जहां शिप्रा के पावन जल से भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन किया गया। अगहन मास की अंतिम सवारी होने के चलते इसे भी शाही सवारी की तरह बड़े रूट से निकाला गया। सवारी में पुलिस, घुड़सवार दल, सशस्त्र बल की टुकड़ी, पुलिस बैंड सुसज्जित वेशभूषा में शामिल हुआ, जो भक्ति गीतों के साथ मधुर स्वर लहरियां बिखेरते चल रहा था। सवारी में शामिल बहरूपिये भी आकर्षण का केंद्र रहे। भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। सवारी के गोपाल मंदिर पहुंचने पर अतिथि सत्कार का पालन करते हुए यहां गोपाल जी की ओर से पालकी पूजन किया गया।